शौर्य, सुमुल, उत्सव, ट्रेवर, very good afternoon. Good afternoon, very good afternoon. How are you all? Good afternoon, Namrata, Pallavi. Namrata is asking for Shivani ma'am. Bache, she is on, I think, leave. So I will take your class today. Okay. Same to you, Chetali. Same to you. Yeah, good afternoon, Utsav. Good afternoon, Prabhakar. So next time your ma'am will be there, okay? Today I will take your class. Yeah, good afternoon. Same to you, Nimesh. Same to you. Why Noel? Why? मेरा दिन अच्छा क्यों ना जाए? अच्छा. Thank you. Thank you. दिन आधा तो चला गया है. I think this is bilingual class ना? Okay. चलिए. Class start करें? हाँ जी. Shall we continue the class? Okay, so in last class you did about the cell cycle. Good afternoon, Vaibhav. सेल साइकिल क्या होती है? ठीक है, सेल डिवीजन क्या होती है? जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है तो हम इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, राइट? और सेल डिवीजन की जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होती हैं, गुड आफ्टरनून आरुषि, जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सेल साइकिल. अब सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस आपने पढ़े, राइट? आई फेज और एम फेज. आई फेज मतलब इंटरफेज, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन उसे रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि वहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं होती है, राइट? एंड एम फेज जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है. गुड आफ्टरनून अंशुल, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, सो आई फेज के अंदर तीन फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. जहां पर G1 फेज के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो RNAs होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, राइट? और एस फेज के अंदर क्या होता है? एस फेज के अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है, राइट? G1 फेज 11 आवर्स, राइट निमेश? ओके, एंड G2 फेज के अंदर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, राइट? वैसे तो सारे प्रोटीन्स यही बन जाते हैं G1 में, लेकिन ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो कि G2 फेज में बनता है, राइट? एंड यहाँ पर आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट? गोल्गी अपैरेटस होता है. गुड आफ्टरनून भाव्या, गुड आफ्टरनून. सो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो G2 में होता है, राइट? एंड एस फेज के अंदर क्रोमैटिन जो होता है, सॉरी, जो सेंट्रियोल होता है उसका डुप्लीकेशन भी जो है वो एस फेज में होता है. तो भाई आप कह रहे हैं 4 आवर्स का G2 फेज, भाई सब किसी के अंदर तो 4 आवर्स का नहीं होता G2 फेज, राइट? आप तो ह्यूमंस की बता रहे हैं, है ना? अगर मैं कहूं कि ईस्ट में, तो ईस्ट में बताओ 4 आवर्स का कैसे हो जाएगा? टोटल 90 आवर्स की तो सेल, सॉरी 90 मिनट्स की तो सेल साइकिल होती है. इकोलाई में कैसे हो जाएगा, राइट? तो 95% ड्यूरेशन जो है वो आई फेज में बिताता है, ठीक है, एंड 5% जो है सेल साइकिल की ड्यूरेशन वो एम फेज में बिताता है, ठीक है. तो ये हर किसी में वेरी करता है, जैसे कि इकोलाई में 20 मिनट्स का हो गया, ईस्ट में जो है 90 मिनट्स का हो गया, ह्यूमंस में 24 हो गया, जो आप बता रहे हैं कि G1 11 आवर्स का हो गया, 4 आवर्स का आपका G2 हो गया, राइट? तो यानी कि टोटल 23 आवर्स का जो है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आई फेज हो जाता है, और 1 आवर का जो है यहाँ पर आपका एम फेज हो जाता है, ठीक है. चलिए, सो एनी गेस व्हाट वी वुड लर्निंग नेक्स्ट? अभी आपने इतना पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे? एम फेज पढ़ने वाले हैं कि भाई एम फेज क्या होता है.
ठीक है. So did you know all cells do not pass through all the stages of the cell cycle, right? सभी जो है हर स्टेज से पास ऑन नहीं होते हैं. So then which stage do they grow to curious to know? Yeah, that is me too. Right, G node. So let's first learn M phase and then solve the mystery of this stage. So let's learn about this M phase right now. M stands for mitotic phase या mitosis phase. इसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दो चीजें हमने पढ़नी है. कैरियो रेफरिंग टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का विभाजित होना, डिवाइड होना, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, राइट. चलिए कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस पढ़ने आगे डिटेल में हमने. Do all cells pass through every stage of the cycle? वही जो हम न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स वाली बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी अवस्था आती है जब एक सेल ये कहता है कि भाई हाँ अब मुझे डिवाइड नहीं करना, मैं एक ऐसी स्टेज में जा रहा हूं जहां मैं डिवाइड नहीं करूंगा. Some cells they stop dividing and exit the cell cycle. ये बात इंपॉर्टेंट है. They stop dividing and they exit the cell cycle. और वह फेज कहलाता है जी नॉट फेस बोल देते हैं, गैप जीरो फेस बोल दिया, या फिर जी नॉट फेस. ध्यान दीजिएगा. देखिए जी, G1 फेस हमने देखा, सिंथेटिक फेस देखा, हमने G2 फेस देखा, हमने M फेस देखा. कई बार कुछ सेल्स जी नॉट फेस में चले जाते हैं. दैट मीन्स वेदर दे शुड प्रोसीड टू दी S फेस या फिर वो अपने आप को जीवन फेज से निकाल के जी नॉट फेज की तरफ ले जाएं कि हमें डिवाइड करना ही नहीं है. बिल्कुल जी. इस जी नॉट स्टेज को क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं. लिख लीजिए, जी नॉट स्टेज और क्विसेंट स्टेज. सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड they exit from cell cycle in G1 phase and enter into inactive G नॉट phase. ध्यान दीजिए, ये रहा माइटोसिस फेज, ये था G1 फेज. कायदे से G1 फेज के बाद इनको S फेज में जाना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे, हम अपने आप को G1 फेज से अलग कर लेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, हम एक अलग फेज में चले जाएंगे विच इज क्विसेंट स्टेज, दैट इज G नॉट स्टेज. कौन से सेल्स? नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स. फिर से बता देता हूं मैं, G नॉट फेज क्विसेंट स्टेज. Cells that do not divide, they exit from cell cycle in G1 phase and enter into inactive G naught phase. Cells that permanently enter into G naught phase, कुछ तो temporarily चले जाएंगे, कुछ permanently चले जाते हैं कि भाई हमें डिवाइड करना ही नहीं है. जो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे हार्ट के सेल्स हो गए, कार्डियक मसल फाइबर्स, न्यूरॉन्स हो गए. न्यूरॉन्स आप जानते हैं, न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी. कई न्यूरॉन्स 1 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं. हार्ट में जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं वहां पे इनका जिक्र हो रहा है. ठीक है जी. सो सेल्स दैट परमानेंटली एंटर इनटू जी नॉट फेज. एग्जांपल पूछा जा सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे. सेल्स दैट टेम्परेरीली एंटर इनटू जी नॉट फेज. कुछ सेल्स टेम्परेरीली एंटर करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था Cambial cells which undergo division and help in secondary growth in plants. जब हमने plants में secondary growth पढ़ी थी वहां इनका जिक्र हुआ था. तो ये क्या करते हैं? They enter G1 phase and undergo division. पहले ये temporarily अलग हुए हैं और उसके बाद फिर से ये दोबारा division में इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दो बातें बताई हैं मैंने. कुछ सेल्स ऐसे हैं जो परमानेंटली एंटर कर जाएंगे जी नॉट फेज में, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो टेम्परेरीली एंटर करते हैं जी नॉट स्टेज में. टेम्परेरी वाले में एग्जांपल कैम्बियल सेल्स, परमानेंट जो जी नॉट स्टेज में चले गए, जो डिवाइड करेंगे ही नहीं, वो न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स. कैन यू थिंक ऑफ सेल्स दैट नेवर एंटर्ड जी नॉट फेज? राइट, हाँ जी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. याद कीजिए, मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. Good afternoon, Akash. Yeah. सो हमने जो है जी नॉट फेज के बारे में पढ़ लिया. अभी हम बात करते हैं एम फेज की. तो एम फेज जो होता है, एम फेज में 2 स्टेजेस आती हैं. पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. फिर जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है. एंड साइटो मतलब काइटोज, काइटोज मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म से है, राइट. एंड काइनेसिस मतलब मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, राइट. तो जी नॉट फेज जो होता है उसको और क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, राइट.
या डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यू हैव टू मेक द डायग्राम्स। सो यहाँ पर सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करते, अगर वो सेल साइकिल से एग्जिट करते हैं G1 से तो वो एंटर कर जाते हैं सीधा G0 के अंदर, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? G0 फेज इज ऑल्सो नोन एज क्वीसेंट स्टेज, इज इट ट्रू और फॉल्स? या क्विक रिस्पॉन्स देंगे। ट्रू, राइट, ट्रू। Okay, G0 phase is also called the gap phase where cells are metabolically active. Is it true? Is it true? G0 phase जो है ये gap phase है, हाँ जी, where cells are metabolically active। ठीक है, gap cell सॉरी metabolically active होता है, राइट? तो gap cells है, G का मतलब gap ही है, but quiescent है, राइट? तो यहाँ पर both the statements are true. Okay, so both the statements are correct here. Okay, so next we are coming here. So cells exit the cell cycle and enter the quiescent stage, so when they are metabolically active, so they are also called gap phase, right? Or G0 phase, right? Therefore both statements are correct here. Okay, so have you ever been through a security checkpoint anytime? Whenever you go to the airport, right? Or whenever you go to the metro station or any mall, right? So the purpose of the checkpoint is to identify threat and stop you, right, from passing in case you are carrying something dangerous. आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अपनी जेब में चाकू रख ले जाइएगा, फिर देखिएगा क्या होता है, आपको रोक लेंगे सिक्योरिटी चेक पॉइंट में, कहेंगे आप आगे नहीं जा सकते हैं, है ना? सो डू वी हैव एनी सिक्योरिटी गार्ड इन आवर सेल्स टू? यस, ठीक है। सेल्स ऑल्सो नीड टू गो थ्रू द चेक पॉइंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। Okay, so let's find out more about these checkpoints. So what are these checkpoints? Let's discuss them. देखिए जहाँ पे हमने ये रेड कलर से मार्क करा है, ये एक तरह से चेक पॉइंट हुआ, राइट? क्या है कि G1 फेज से वो G0 में गया, वापस आएगा या नहीं आएगा? उसके बाद G2 से कोई सेल M फेज में जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर M फेज से G1 में जाएगा या नहीं जाएगा? ये एक सेल के अपने चेक पॉइंट्स होते हैं, राइट? नाउ G1 से S में जो चेक पॉइंट है, वहां पे चेक किस चीज के लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी, ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं ये डिटरमिन करेंगे, डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है, ये बात डिटरमिन करेगी। सो G1 टू S का जो चेक पॉइंट है, वहां पे चेक किस बात के लिए है? ये आपके सामने लिखी है जी, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, डीएनए डैमेज। G2 से M का जो चेक पॉइंट है, G2 फेज, राइट, गैप फेज 2 से माइटोटिक फेज में जो चेक पॉइंट है, वहां पे सेल साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये दो बातें महत्वपूर्ण है। सो G1 S के बीच में जो है, ठीक है, ये वाला जो चेक पॉइंट है, ये किस चीज को चेक करता है? भाई न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ है, राइट? इसके बाद ये वाला जो है, ये तो मेजर चेक पॉइंट है। इसके बाद आते हैं माइनर चेक पॉइंट, जो कि G2 और M के बीच में। तो ये चेक करता है सेल का साइज ठीक है, सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, राइट? सो अभी हम देखते हैं the question that is saying what will be the content of DNA at G1 after S and the G2 phases respectively if the initial content of the DNA is 2C। देखिए शुरुआत में DNA का content था 2C। बात करते हैं G1 की, S की और G2 की। तो G1 में वो सेम रहेगा, 2C रहेगा। फिर S में क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा DNA का कंटेंट, 4C हो जाएगा, राइट? G2 में भी क्या रहेगा? 4C रहेगा, राइट? तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? 2C 4C 4C, राइट? बी, राइट, बी, प्रशांत, अंशुल, राइट। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया बी, राइट, नम्रता, साहिल। ओके, तो ये किस तरीके से हमने सॉल्व किया? सो अभी हम देखते हैं अनियन सेल है जिसके पास 16 क्रोमोसोम्स हैं बिफोर एस फेज, यानी कि शुरुआत में उसके पास 16 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट आफ्टर द एस फेज? ये एस फेज से पहले थे, एस फेज के बाद बताइएगा क्या होगा? या राइट, 16 ओनली। वाई? भाई डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, राइट? So 16 would be the answer. Okay,
तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है. At the end of the G1, there is one chromatin fiber in each chromosome. At the end of the S phase, each chromosome now will have 2 chromatin fibers, so there is no change in chromosome number. It remains constant, right? So the onion cell before and after S phase will have 16 chromosomes. Can we create our clone? Yes, is it possible? Yeah, tell me. Is it possible that we can create our clone? Not yet. अभी तक तो नहीं बनाया है. Then, but nature has already found a way to do it soon as life begins. Cloning, right? Cloning. एक सेल की डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं. We all have arisen from a single cell, right? That is zygote. जाइगोट में डिवीजन्स होती चली जाती हैं, राइट? डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है, 1 सेल 2 2 2 4 4 8 8 16 16 32, ठीक है. इस तरीके से डिवीजन जो है होती चली जाती है. देन क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है. हाउ ब्यूटीफुली द सेल्स फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम विद इन अस, राइट? जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है ना? किस तरीके से सारे ऑर्गन्स की जो है वो डेवलपमेंट होती है, राइट? So, are you curious to know how zygote divide occurs? कैसे वो divide करता है? That is division. That is you can say mitosis, right? That is known as equational division, where chromosome number remains the same. So let us know why is it called as equational division? क्यों कहते हैं इसको equational division? Right? Let us discuss. So mitosis is a type of cell division that produces, क्या बनाता है mitosis? Two similar daughter cells. दोनों डॉटर सेल्स जो हैं, अच्छा हम यहाँ पे इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं. कई बच्चे कई बार पूछते हैं सन सेल्स क्यों नहीं कह देते हैं. सो ये कन्वेंशन है, वी यूज दिस टर्म डॉटर सेल्स ओनली, राइट? दो डॉटर सेल्स बनते हैं, दोनों इक्वल साइज के होते हैं, फिर वो भी ग्रो करते हैं. And these daughter cells have the same number of chromosomes. बड़ा जरूरी है कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड रहे. जैसे हम ह्यूमंस में कहते हैं ना, हमारे शरीर में दो तरह के सेल्स हैं. सोमेटिक सेल्स जो पूरी बॉडी में हैं, एंड नंबर 2 जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल्स मेल के केस में टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मेल गैमेट स्पर्म बनाएंगे. फीमेल के केस में जर्मिनल सेल्स उसकी ओवरीज में ऊगोनिया, जो कि फीमेल गैमेट यानी ओवा या oocyte बनाते हैं. ठीक है जी. यहां पे देखिए बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया कि क्रोमोसोम नंबर किस प्रकार मेंटेन रहता है. 2n इज डिप्लॉयड, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे ह्यूमंस में 2n इज इक्वल टू 46. बार बार ये बात बता रहा हूं, ह्यूमंस में 2n इज इक्वल टू 46. ठीक है जी. सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से हमारे पास 22 पेयर जो है वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, और एक पेयर होता है हेट्रोसोम, जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं. मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? XY. फीमेल के केस में XX. ठीक है जी. सो व्हेन यू से डिप्लॉयड, दैट इज 2n, दैट मींस 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो एक डिप्लॉयड सेल में जब माइटोसिस हुआ, दो डॉटर सेल्स बने, तो वो जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दोनों में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा. क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है. और यदि आप एक हैप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस हो रहा है, तो वहां पे हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा. क्लियर है जी? राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. हमने जाना कि माइटोसिस दो सिमिलर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बराबर रहता है. माइटोसिस की स्टेजेस अब हमें समझनी है आगे. तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई माइटोसिस को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट लेते हैं जी. कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. आप भी साथ के साथ अपने नोट्स में लिखिए, राइट? जैसा यहां पे हमने इतनी खूबसूरती से दिखाया, ऐसे ही लिख लीजिए. एक ब्लॉक बनाइए, माइटोसिस लिखिए, उसके नीचे 2 ब्लॉक्स और बनाइए. उसके अंदर एक में लिख लीजिए कैरियोकाइनेसिस, दूसरे में साइटोकाइनेसिस. कैरियो शब्द किससे रिलेटेड है? देखते हैं जी. कैरियन शब्द जब हम यूज करते हैं, इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. एंड साइटोस शब्द जो है, दैट इज रिलेटेड टू सेल. Carrion, nucleus, cytos, cell, and what is kinesis? Kinesis is referring to movement. किसी चीज का movement होना, right? Now, जब आप कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, it is the division of the nucleus.
एक सेल ने जब विभाजित होना है, डिवाइड होना है, तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना पड़ेगा और साइटोप्लाज्म में जितनी ऑर्गेनल्स हैं, जो सब चीजें, वो भी बराबर बट जानी चाहिए. सो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, दो बातें हमने पढ़ी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. पहले विस्तार से डिस्कस कर लेंगे कैरियोकाइनेसिस, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से फेजेस हैं. काफी सारे फेजेस के नाम बताऊंगा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. सीक्वेंस में हमें याद रखना होगा क्या क्या इवेंट कौन से फेज में हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो माइटोसिस क्या है? ये एक तरीके की सेल डिवीजन है जहां पर दो डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों डॉटर सेल्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेम रहता है, राइट. सो यहाँ पर हम कैसे याद करेंगे फेजेस को? पास मी अनदर ट्राई, या फिर आप इसको सीधा याद रख सकते हैं पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट. चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई माइटोसिस में दो इवेंट्स आपने देखे, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, राइट. न्यूक्लियस का डिवीजन 4 फेजेस में होता है जिसे हम बोलते हैं पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट. सो प्रोफेज क्या है, इसमें क्या इवेंट्स होते हैं? लेट्स लर्न अबाउट दिस. प्रोफेज में मुख्य रूप से क्या हो रहा है, गेटिंग एवरीथिंग रेडी, एकदम से तैयारी होनी शुरू हो गई है जी. क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स अकर्स. यह क्वेश्चन आपसे नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है. वह कौन सा स्टेज है सेल साइकिल का जिसमें क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, देखिए हमने ऑलरेडी भी हाईलाइट करा है आपके लिए, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर्स. क्रोमेटिन फाइबर्स पूरी तरह से कंडेंस कर जाते हैं. आप देख पा रहे हैं कैसे आपको दिख रहा है ये, राइट. धागे धागे से दिख रहे थे और उसके बाद बिल्कुल एक ऊन का गुथा हुआ गोला है जैसे लिखा है ना जी. अर्ली प्रोफेस ऑल्सो कॉल्ड स्पाइरीम स्टेज बिकॉज इट अपीयर्स लाइक अ बॉल ऑफ वूल, राइट. स्पाइरीम स्टेज, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है. ठीक है, सो क्या हो रहा है जी, क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स. आप लिख रहे हैं ना साथ साथ. प्रोफेस में क्या है, गेटिंग रेडी, राइट, जिसमें नंबर 1 पॉइंट क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स. अर्ली प्रोफेस को स्पाइरीन स्टेज भी कहते हैं. ऊन के गोले की तरह जो है क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आते हैं. देखो जी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये रहा हमारा क्रोमेटिन. याद कीजिए एस फेस जब हुआ था, सिंथेसिस का फेस हुआ था, वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी, डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट करा है. अब आप देखिए जी, उसके बाद जब कंडेंसेशन हुआ, ये आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं. मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि क्रोमोसोम अगर हम इस प्रकार से ड्रॉ करें, ये रहा सेंट्रोमियर और ऐसे भी बना सकते हैं हम क्रोमोसोम, राइट. लेकिन जर्नली जो आप देखते हैं क्रोमोसोम्स हमने किस प्रकार से ड्रॉ करे होते हैं, समथिंग लाइक दिस. ऐसे एक आर्म दिखाई, एक और फिर ये इस तरह से. सो दिस इज अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो डुप्लीकेट हो चुका है. जो ये वाला है ये अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, राइट जी. यहां पे आप सिस्टर क्रोमेटिड्स देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर से हमने आपको दिखाया है. यस, सो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट होता है अर्ली प्रोफेज में, राइट. तो यहाँ पर ऊन के गोले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरीन स्टेज, राइट. तो अर्ली प्रोफेज को हम स्पाइरीन स्टेज बोलते हैं. क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होता रहता है और क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, राइट. सो how many of these are phases of M phase? Telophase, prophase, metaphase, anaphase, interphase और gap phase. जल्दी बताइए, M phase में कितने phases होते हैं यहाँ पर? 4, right, 4. That are P, MAT, जो यहाँ पर दे रखे हैं, right. चलिए, 4 phases है यहाँ पर. सो G1 जो है वो G2, S, ये सब इंटरफेस के जो है स्टेजेस हैं. सो लेट्स फाइंड आउट इवेंट्स इन प्रोफेज.
कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। राइट भव्या, क्रोमोसोम कंडेंस मतलब क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली थिक क्रोमोसोम जो है वो ट्रांजिशन मेटाफेज तक आते आते बनता है, मतलब बनना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट बन जाता है, बट इसका कंप्लीशन जो है वो ट्रांजिशन मेटाफेज तक होता है। राइट भव्या? यस। सो प्रोफेज का जिक्र हो रहा। फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, देखिए इस चलचित्र के जरिए या इस छोटे से वीडियो के जरिए आपको बड़ी खूबसूरती सी बातें क्लियर हो रही हैं। क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं और आपको वो जो येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो मूव कर रहे हैं। कैन यू टेल मी वो क्या है जो पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जिनसे वो धागे धागे से निकल रहे हैं? सेंट्रियोल्स। याद कीजिए, सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ जाएंगे, वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे माइटोटिक अपैरेटस के बारे में, राइट? तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो जाकर के क्रोमोसोम के साथ जुड़ेंगे। सारी चीजें पढ़नी है, डोंट वरी। फिलहाल आपने क्या जाना? प्रोफेज, जो कि कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है। नाउ दिस इज लॉन्गेस्ट फेज इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन। अगर हम ओवरऑल माइटोटिक फेज की बात करें, जितना भी समय माइटोटिक फेज में लग रहा है, उसमें जो फर्दर स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सबसे ज्यादा समय जो लगा रहा है वह यह फेज होता है जो सबसे ज्यादा समय लेता है। ठीक है जी। प्रोफेज में और क्या हो रहा है आगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट्स। न्यूक्लियस इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट होना होगा, उसका अस्तित्व खत्म होगा, तभी तो अल्टीमेटली जो क्रोमोसोम्स ने खींच करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना है वो जा पाएंगे। सो वो जो बाउंड्री बना रखी है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो जाती है। सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल्स मूव करने लगते हैं। एक सेल के अंदर विभिन्न चीजों का मूवमेंट होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। सो प्रोफेज में अभी तक हमने क्या क्या जान लिया? Number 1, chromatin fibers condense. Number 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, डिसइंटीग्रेट्स, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। नंबर 3, सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। इसके अलावा और क्या हो रहा है जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, ये भी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़ते समय हमने इनके बारे में पढ़ा है। सेंट्रियोल्स दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर रेज, ये दोनों अलग चीजें अभी हम पढ़ेंगे। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, एस्टर रेज कौन बनाता है? द आंसर विल बी सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के बारे में डिटेल में हम अपने पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तब मैंने ये बात बोली थी, सेंट्रियोल्स दे हेल्प इन सेल डिवीजन। आज वही चीज जानेंगे कि किस प्रकार से ये सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में मदद कर रहे हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, राइट? एंड जो रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स थे वो पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर फॉर्मेशन करने लगते हैं, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर रे? क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट? तो क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं वो रेडिएट आउट करते हैं प्रोटीन फिलामेंट्स को, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स जो है वो रेडिएट आउट करते हैं सर्टेन माइक्रोट्यूबुल्स को हर दिशा में, लाइक अ स्टार लाइक फैशन। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं एस्टर रेज। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं स्टार लाइक रेज जो है वो निकल रहे हैं माइक्रोट्यूबुल्स, दीज आर एस्टर रेज। सो दे आर जनरली शॉर्टर when compared to spindle fibers and do not join with the chromosomes, right? These are the spindle fibers, these are long as compared to ester rays, right? And they attach to the chromosome, but ester fibers not attached to the chromosome. स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रियोल से रेडिएट होते हैं और यूजुअली काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होते हैं, राइट? और ये जो फाइबर्स हैं इनकी स्पिंडल शेप होती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज स्पिंडल फाइबर्स। और एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स दोनों मिलकर के बनाते हैं माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है,
चलिए, सो ये प्लांट सेल है। क्या प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है? जल्दी बताइए, क्या प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है? नो। Well, the plant cell does not contain a centriole. Only animal cell contains centriole. फिर प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होती है, किस तरीके से वो डिवाइड करते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइज करता है प्लांट्स के अंदर, किस तरीके से उनके अंदर डिवीजन होती है। प्लांट्स सेंट्रियोल्स? नो थैंक्स, नहीं। An area present just near the nuclear membrane. प्लांट सेल में क्या है, एक खास एरिया जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इंपॉर्टेंट है। What is this microtubule organizing center? It is an area present near nuclear membrane. ये क्या करता है? It serves to organize and assemble the microtubules required for spindle fiber formation. तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं है। क्या है वहां पे, लिख लीजिए। पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। सेकेंड बात लिखेंगे, specialized area called MTOC, microtubule organizing center, कहां पे, just near the nuclear membrane। ये क्या करता है, it is organizing and assembling the microtubules जो कि spindle fiber formation में involved है। so ये रहा जी MTOC, full form माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यहां से ये बने जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हुए, स्पिंडल फाइबर बने, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जाकर के जुड़े हैं। राइट, सो ये MTOC यानी कि माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, असेंबल करते हैं उन्हें, जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं। और एनिमल सेल्स में MTOC का काम करते हैं आपके सेंट्रियोल्स। ओके, सो नाउ अलाइनमेंट, जैसे कि डांस में बहुत जरूरी होता है, उसी तरीके से अलाइनमेंट जो है वो जरूरी होता है डिवीजन में भी। ठीक है, तो प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, मेटाफेज आता है। राइट, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, कहां पर, इक्वेटोरियल प्लेट पे, जिसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, यानी कि कॉन्ग्रेशन यहां पर होता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। सो मेटाफेज में क्या है, लिख लेंगे जी, गेटिंग द क्रोमोसोम्स अलाइंड, उनका प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगा। बड़ी खूबसूरती से ये फेज जो है देखा जा सकता है सेल डिवीजन के समय। सो आप देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में भी कि क्रोमोसोम एक प्लेन में ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज्ड है, अलाइंड है। सो अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो इस समय हो रहा है। ठीक है जी, दूसरी क्या बात हो रही है, The complete degradation of nuclear membrane marks the start of metaphase. Important. हमने पढ़ा था कि प्रोफेज के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अस्तित्व खत्म होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ प्रोफेज से सेल ने मेटाफेज में जाना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरी तरह से समाप्त हो जाना इस चीज का इंडिकेशन है, इस चीज की बिगिनिंग है कि अब मेटाफेज शुरू होने वाला है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम से तो डिसइंटीग्रेट करनी की जाएगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, समय लगेगा उसमें। सो द कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ द मेटाफेज? आंसर, कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी बात, chromosomes they come to lie in the equatorial plane, यानी equidistant from the two poles। सेल के हमने दो पोल्स इमेजिन कर लिए, है ना। सो दोनों से बराबर दूरी पे यानी बिल्कुल बीच में आकर के क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स पे सेंट्रियोल्स हैं। वहां से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स आकर के काइनेटोकोर पे जुड़ेंगे और फिर स्पिंडल फाइबर्स का शॉर्टनिंग होगा तो वो क्रोमोसोम दो भागों में बंटते हुए ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। सो पहले क्रोमोसोम्स को आकर के इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन होना है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मेटाफेज में हुई है, द क्रोमोसोम्स कम टू लाई इन द इक्वेटोरियल प्लेन। व्हेन यू से इक्वेटोरियल प्लेन, इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस्ड फ्रॉम द टू पोल्स।
सो कंप्लीट डिग्रेडेशन हो चुका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ चुके होते हैं और इसी को बोलते हैं हम कॉन्ग्रेशन. सो दैट्स व्हाई मेटाफेज स्टेज इज आल्सो नोन एज कॉन्ग्रेशन स्टेज. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू लव गेटिंग क्लिक्ड? आई थिंक ऑल ऑफ यू, राइट? सभी को मजे आते होंगे फोटो क्लिक करने में, राइट? अभी तो कैमरे की भी जरूरत नहीं है, आप सभी के पास फोन होते हैं, राइट? या सो व्हिच फेज इज बेस्ट स्टेज टू कैप्चर क्रोमोसोम? अगर आप क्रोमोसोम को कैप्चर करना चाहें तो कौन सी स्टेज देखेंगे? दैट इज मेटाफेज, क्योंकि सबसे थिक जो क्रोमोसोम होता है, जो शॉर्ट और थिक क्रोमोसोम होता है, वो मेटाफेज में होता है, राइट? तो हम मेटाफेज स्टेज देखेंगे. The chromosomes are observed to be thickest and shortest at this stage, and it is the best time to study the morphology of each chromosome, right? Count their numbers. आसानी से हम उनको जो है यहाँ पर देख सकते हैं. So, are you curious to know how chromosomes look under microscope? दिखते कैसे हैं भाई एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे, है ना? तो देखते हैं हम ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है. अब आप एक तस्वीर आपको क्या दिख रहा है? इसमें अलग अलग क्रोमोसोम्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में रखे हुए, एक डेफिनेट पैटर्न में रखे हुए, बड़े वाले उससे छोटे और बिल्कुल एंड में जाकर के जो है सेक्स क्रोमोसोम्स नजर आते हैं. हमने कहा था ना 2n = 46 यानी 23 पेयर यानी 22 ऑटोसोम्स और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है ह्यूमंस में, राइट? नाउ व्हाट इज कैरियोग्राम? इट इज द arrangement of chromosomes of an individual, usually in the decreasing order of size. अलग अलग क्रोमोसोम्स का साइज अलग अलग है, शेप भी अलग हो सकती है ना? सो उसको एक डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट में रखा जाता है, मतलब उनकी पिक्चर्स क्लिक करी गई और फिर उनको इंडिविजुअली एक एक पिक्चर को जोड़ करके हमने ये कैरियोग्राम बना लिया. द क्रोमोसोम्स फॉर कैरियोग्राम आर जनरली टेकन एट द मेटाफेज स्टेज. Another question. कैरियोग्राम तैयार करने के लिए सेल साइकिल की कौन सी स्टेज पे आप क्रोमोसोम्स को स्टडी करेंगे? कैरियोग्राम के लिए मेटाफेज स्टेज, क्योंकि उसमें थिकेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, बड़ी खूबसूरती से आप क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. So yeah, if you want to watch the karyogram, then you will see metaphase, right? So anaphase क्या है? Anaphase एक तरीके का tug of war है, right? तो कुछ क्रोमोसोम्स इधर की साइड जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स इधर की साइड जाते हैं. एना का मतलब क्या होता है? एना का मतलब होता है अप, राइट? एंड फेज का मतलब होता है स्टेज, यानी कि कुछ इस पोल पे जाएंगे, कुछ इस पोल पे जाएंगे, तो हम इसे बोलते हैं एनाफेज. देन व्हाट विल हैपन इन एनाफेज? लेट्स लर्न अबाउट इट. एनाफेज में क्या है जी? The centromere it splits and chromatids separate. Chromatids अलग हो जाते हैं, centromere separate हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव करने लगते हैं. यहां पे अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स की शेप अलग अलग नजर आएगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो सेंट्रोमियर के आधार पे बेसिस पे वो मेटासेंट्रिक हैं, सब मेटासेंट्रिक हैं, एक्रोसेंट्रिक हैं या टीलोसेंट्रिक हैं, इस आधार पे. ठीक है जी. सो क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. देखिए इसको बड़ी खूबसूरती से आपको अलग अलग रंग से क्रोमोसोम्स दिखाए गए. जो ऑपोजिट पोल में आपको दिख रही है वो सेंट्रियोल है. स्पिंडल फाइबर्स निकले, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन थे, स्पिंडल फाइबर उनसे अटैच हुए, फिर शॉर्टनिंग हुआ और वो खिंचे चले गए. अब ये किस शेप में खिंचते हुए जा रहे हैं? देखो ये वी शेप लग रहे हैं. कई केसेस में एल शेप लग सकते हैं, कई केसेस में जे शेप लग सकते हैं, कई केसेस में आई शेप लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक. ठीक है जी, दिख गया जी? क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं. सो एनाफेज में क्या हो रहा है? जब वो माइग्रेट कर रहे हैं, द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम फेसेस टुवर्ड्स द पोल. ध्यान दीजिए, आपको यहां पे एनालॉजी देकर के भी समझाया गया कि किस प्रकार से जो क्रोमोसोम है उन्होंने मूव करना है. जो उसका सेंट्रोमियर है वो फेस कर रहा है पोल्स की तरफ. ठीक है, तो कुछ मैं इस तरह से दिखा देता हूं कि ये मान लीजिए सेंट्रोमियर है ना, यहां पे ऐसा था हमारा क्रोमोसोम. ठीक है, सो मूवमेंट हमने ध्यान रखना है. ये देखिए
पोल्स की तरफ सेंट्रोमियर जो है वो फेस कर रहा है और क्रोमेटिड्स उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे हैं. द क्रोमेटिड्स और द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड. राइट, सेंट्रोमियर आगे आगे जा रहा है और आर्म्स उसके पीछे हैं. इसी कारण वो शेप जो है अलग अलग नजर आएगी. देखिए, अगर मेटासेंट्रिक है क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तो आपको ये वी शेप नजर आएंगे. ठीक है जी. अगर ये सब मेटासेंट्रिक है तो ये आपको इस तरह से एल शेप नजर आ जाएंगे. अगर ये एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप नजर आएंगे. टीलोसेंट्रिक है तो आई शेप नजर आएंगे. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन की सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या थी. ठीक है, याद रहेगी ये शेप्स. राइट, एनाफेज में क्या हुआ है कि सेंट्रोमियर के साथ जो है वहां पे आकर के स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना है. काइनेटोकोर उनके चारों तरफ है और वो अलग होके मूव करने लगेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ. ऑपोजिट पोल्स की तरफ जब चले जाना है तभी तो एक सेल से फिर दो डॉटर सेल बन गए. इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से साइटोप्लाज्म का विभाजन भी होता है. शेप्स ध्यान रखना. ये नाउ sister chromatids separate into two identical and independent chromosomes. Half of them reach one pole. आधे जो है वो एक पोल की तरफ चले गए and the other half reaches the other pole. Now you can see this is one pole, this is another pole. जो ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट हमने दिखाए हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स हैं. ये वाले इस तरफ को मूव करते जा रहे हैं, इक्वल बराबर बढ़ जाएंगे दोनों तरफ. ठीक है जी. सो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं. दो आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं और हाफ जो है वन पोल की तरफ जाते हैं और हाफ जो है वो दूसरे पोल की तरफ जाते हैं. यानी कि इसको हम बोलेंगे अपस्टेज और एनाफेज. Right. So now we are having question for you. So which of the following is not related to anaphase? Now tell me fast. Which is not related to anaphase here? Splitting of centromere होता है एनाफेज में? Yes or no? Yes, होता है. Separation of chromatids? Yes. Attachment of spindle fiber to chromosomes? Yes or no? No. ये कहाँ होता है? मेटाफेज में होता है. राइट. क्रोमोसोम्स assuming shape V, L, J, I, right? ये भी होता है. राइट. So here option is C. Okay. So splitting of centromere होता है. ठीक है. सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में. स्प्लिटिंग हो जाती है. मेटासेंट्रिक वी शेप ले लेता है. सब मेटासेंट्रिक एल शेप ले लेता है. एक्रोसेंट्रिक जे शेप ले लेता है. एंटीलोसेंट्रिक वुड टेक आई शेप. राइट. सो नाउ अटैचमेंट जो होती है काइनेटोकोर्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स की, वो कहाँ होती है? मेटाफेज में होती है. ओके. सो नाउ डू यू रिकॉल द नेक्स्ट फेज ऑफ माइटोटिक फेज? मैंने आपको सीक्वेंस बताया था. हाँ जी. नेक्स्ट कौन सा होगा बताइए? पी हो गया, एम हो गया, ए हो गया, नाउ टी. राइट. पी मैट यानी कि टीलो फेज. टीलो मतलब एंड. राइट. फेज मतलब स्टेज. सो इट वुड बी टीलो फेज. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस. So let's talk about telophase. Finishing up. अब जो है कहानी कैरियोकाइनेसिस की कंप्लीट होने वाली है जी. क्रोमोसोम्स पहुंच गए हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ. जितनी दूरी उन्होंने तय करनी थी वो कर ली. देख लीजिए इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है. अब क्या होना है? बीच में क्लीवेज फरो भी बनना शुरू होगा क्योंकि ऑपोजिट पोल की तरफ तो चले गए. मान लो इधर और इधर. अब इसको ऐसे बीच में से विभाजित होना है तभी तो दो सेल बनेंगे. राइट. देयर इज डिसअपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. अब स्पिंडल फाइबर्स की आवश्यकता नहीं रह गई तो अब इन्हें खत्म हो जाना है. क्रोमोसोम्स को डीकंडेंस होना पड़ेगा, है ना. वो कंडेंस हो चुके थे. क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम बने थे. अब ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे, वापस से उस क्रोमेटिन फाइबर में परिवर्तित हो जाएंगे. रीअपीयरेंस ऑफ गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस. जो ऑर्गेनेल्स खत्म हो गई थी, याद कीजिए प्रोफेज जब हमने पढ़ा था मैंने कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, ऑर्गेनेल्स खत्म हो रहे हैं, तो अब वो दोबारा आने शुरू होंगे. देयर इज रीअपीयरेंस ऑफ गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस. देयर इज डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वो लेयर जो क्रोमेटिन मटेरियल के चारों तरफ थी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी वो न्यूक्लियर एनवेलप जो है दोबारा से प्रकट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. दिख रहा है जी आपको यहाँ पे? ये दिखाया गया ग्रीन कलर से हल्के हल्के डॉट डॉट लगा करके न्यूक्लियर एनवेलप दिखाया गया है.
राइट उसके अलावा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स भी नजर आ रहे हैं अभी इस डायग्राम में। टेलोफेज के मुख्य रूप से क्या क्या फीचर्स हैं? क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स एंड देयर इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट्स। ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए, कंडेंस थे, अब उन्हें डीकंडेंस होना पड़ेगा, उनकी जो इंडिविजुअलिटी एज डिस्क्रीट यूनिट्स है अब वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, अब उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी आ जाएंगे। Yes, Pallavi, what is BI, बच्चे? I'm not getting this. Yeah, Pallavi, tell me what is BI? Spindle, what spindle? Could you please write up the full sentence so that I can get what you want to say? Yeah. So chromosomes, yeah. यहाँ पर जो स्पिंडल फॉर्म जो हुए थे पहले वो डिसअपियर हो जाएंगे बच्चे, अपीयर नहीं होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे टीलोफेज में, राइट। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे अब। ओके, नाउ क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस हो चुके हैं, ऑर्गेनेलीज जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो चुका है, क्रोमैटिन मटेरियल कलेक्ट हो गया है दोनों पोल्स पर, राइट। अभी हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। Which of the following is not correct? Anaphase separation of sister chromatids, correct or not correct? Yeah, true or false? Separation होता है sister chromatids का anaphase में, true. Telophase, disappearance of spindle fibers, yes or no? Yeah, telophase, disappearance of spindle fibers, true. Right, prophase shortest phase होता है cell cycle का, नो। मेटाफेज मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम, थिक और शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम्स होते हैं, यस। सो सी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर तो मोस्ट कंडेंस होते हैं, प्रोफेज जो होता है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, ना कि शॉर्टेस्ट। ओके, चलिए, नाउ दैट द न्यूक्लियर डिवीजन इज ओवर अप टू नाउ, पी मैट कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या होगा भाई? न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है, अब क्या डिवाइड करना है? साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है, राइट। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है, दैट इज साइटोकाइनेसिस, राइट। एंड दैट इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है, ठीक है, एनिमल सेल्स में अलग तरीके से होता है। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। अब एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिए क्विकली। ओवरऑल माइटोसिस में जो एम फेज था, इसमें क्या क्या थे? प्रोफेज था जी, प्रोफेज के बाद जो है प्रो मेटाफेज, मतलब एक्चुअल मेटाफेज की थोड़ी सी शुरुआत पहले ले लीजिए, प्रो मेटाफेज कह देते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं प्रोफेज, फिर मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज। सो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें एक साथ दिखा दी गई हैं, बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रोफेज हुआ, क्रोमोसोम्स ने अपनी पहले जो है अस्तित्व में आए क्रोमेटिन मटेरियल से कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बने, उसके बाद इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हुए हैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पोल्स, स्पिंडल फाइबर्स आकर के काइनेटोकोर पे अटैच हुए, एनाफेज में क्रोमोसोम्स दूर दूर चले गए एक दूसरे से, फिर टीलोफेज हुआ और अंततः यह दो सेल आपके सामने आ गए। सो यही माइटोसिस था कि एक सिंगल सेल दो बराबर डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाता है। ठीक है जी। अब जिक्र करते हैं इस साइटोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, भाई साइटोप्लाज्म को भी तो डिवाइड करना है, बाकी ऑर्गेनल्स भी तो बराबर बराबर मात्रा में दोनों तरफ जाने चाहिए। सो साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर सेल्स, जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनल्स है दोनों में जानी चाहिए, है ना। द मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में और प्लांट्स में अंतर है इस चीज का। कैरियोकाइनेसिस में भी हमने अंतर देखा था कि भाई प्लांट्स के केस में सेंट्रियोल्स नहीं होते, है ना, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं। तो प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन है एंड एनिमल सेल में किस प्रकार से होता है देखते हैं जी, साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का विभाजित होना, डिवाइड होना डिफर होता है, डिफरेंट है ये एनिमल सेल्स में एंड प्लांट सेल्स में। नोट कर लीजिए, एनिमल सेल्स में इट टेक्स प्लेस बाय सेल फरो फॉर्मेशन, सेल फरो फॉर्मेशन होता है, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है।
देखते हैं फरो कैसे बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किस प्रकार से। द फरो अपीयर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले मैं एनिमल सेल्स का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है जी। द फरो, वो जो गहराई आती है उसमें, इट अपीयर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन and deepens towards the center in centripetal fashion. Centripetal is towards the center, right? Centrifugal is away from the center. So मान लीजिए यह एक सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ऐसे गहराई आती जाती है जिसको आप फरो कह रहे हैं, वो डीप डाउन जो है फरो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू हाफ्स। यू कैन सी हियर, यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है। यू कैन सी दीज एक्टिन फिलामेंट्स, राइट, डायग्राम में दिखाया गया है। सो पेरिफेरल रीजन से ये गहराई की तरफ बढ़ रहा है ताकि पूरे सेल को दो बराबर भागों में बांट दे। सो सेल फरो फॉर्मेशन हुआ। प्लांट सेल के केस में थोड़ा सा अलग सीन है, यहां से सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल है ये चीज। फ्रेगमेंट्स फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड वेसिकल्स दे फ्यूज टुगेदर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले छोटे छोटे वेसिकल्स आपस में फ्यूज करें, और इनका फ्यूजन जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट। ये वर्ड याद रखना, प्लांट सेल में देयर इज सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल वॉल याद है आपको, उसमें मिडिल लेमेला वाली एक बात याद होगी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लेमेला भी हमने पढ़ा था। सो दिस सेल प्लेट इज लेड इन अ सेंट्रीफ्यूगल मैनर एज यू कैन सी हियर। ओवरऑल फिर ये सेल दो भागों में बट गया। सो प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड होता है, एनिमल्स में सेल फ्यूरो मेथड होता है, राइट। प्लांट्स में सेंट्रीपिटल होता है या सेंट्रीफ्यूगल होता है, जल्दी बताइए। इट्स सेंट्रीफ्यूगल, राइट, एंड एनिमल्स में सेंट्रीपिटल होता है, राइट। सो नाउ एनाफेज, द टग ऑफ वॉर, राइट। साइटोकाइनेसिस का पार्ट है या कैरियोकाइनेसिस का, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, नॉट ऑफ द साइटोकाइनेसिस, राइट। सो अब सिनकाइटियम कंडीशन क्या होती है भाई, देखिए चलो देखते हैं सिनकाइटियम कंडीशन क्या होती है। कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना भूल जाता है, तो एक सेल साइट एक से ज्यादा न्यूक्लियस है ना, इसी कंडीशन को बोलते हैं सिनकाइटियम। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। क्या हो जाएगा अगर साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं हुआ और कैरियोकाइनेसिस हो गया, कि भाई न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गई पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करा। तो कॉमन सेंस की बात है, ढेर सारे न्यूक्लियस नजर आने लग जाएंगे उसी पेरेंट सेल में, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड चीज हो जाएगी ना, जिसको हमने सिंसीशियम भी कहा था। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था। जैसा कि आप ये लिक्विड एंडोस्पर्म देखते हैं कोकोनट के केस में जो है, सो ये उदाहरण है इसकी, सिंसीशियम बोल देते हैं इसे, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट, जो उसकी एग्जांपल है। Karyokinesis not followed by cytokinesis leads to a multi-nucleated condition, right? कि ढेर सारे न्यूक्लियस उसी एक सेल में नजर आने लग गए, क्योंकि न्यूक्लियस तो बंटते जा रहे हैं परंतु साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो प्लांट्स के केस में ये एक एग्जांपल हमें मिल गई जी, सिंसीशियम। एनिमल बॉडी में अगर आप बात करें स्केलेटल मसल फाइबर्स की, स्केलेटल मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को ही हम सिनकाइटियम कंडीशन बोलते हैं, राइट। कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है बट उसके बाद साइटोकाइनेसिस वहां पर नहीं हो पाती है। सो लेट्स सॉल्व अ क्रॉसवर्ड हियर। सो नाउ सॉल्व इट फास्ट, सॉल्व इट। यस, लेट्स स्टार्ट। सो अक्रॉस से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ है क्रोमैटिन स्टार्ट्स टू डीकंडेंस। हाँ जी, क्रोमैटिन का जो है डीकंडेंसेशन, भाई यहाँ पर क्रोमैटिन नहीं क्रोमोसोम आएगा, पहली बात तो, ठीक है। क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होने लगता है, क्रोमैटिन फॉर्मेशन होने लगता है, तो इट वुड बी टेलोफेज, राइट, इट वुड बी टेलोफेज। ओके, सो नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखिए क्या होगा सिक्स्थ वन में।
हाँ जी, न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ अ सेल, न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है सेल का, इसको क्या बोलते हैं? राइट, इट्स कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, होल्ड क्रोमैटिड टुगेदर, क्रोमैटिड को टुगेदर मतलब साथ में रखता है, राइट, इट्स सेंट्रोमियर। राइट, नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? या सेल साइकिल का बच्चे, सेल साइकिल का इट्स इंटरफेज, राइट, यस, इट्स इंटरफेज, राइट आरुषि, नो शिंजिनी, इट्स नॉट प्रोफेज बच्चे, प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का लॉन्गेस्ट फेज है। ओके, नाउ अक्रॉस हो गया, नाउ डाउन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू दिस प्रोटीन, दैट इज काइनेटोकोर, राइट, नेक्स्ट, एडेनिन बेस पेयर विद दिस नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है? थाइमीन के साथ करता है, राइट, थाइमीन, राइट। चलिए, रॉड शेप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन अ न्यूक्लियस, कौन सा होता है रॉड शेप स्ट्रक्चर? यस, रॉड शेप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन अ न्यूक्लियस क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोसोम, राइट। चलिए, इसके बाद डार्कली स्टेन्ड हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन, क्या बोलते हैं उसको? डार्कली स्टेन्ड और हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन को क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, राइट। हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, एग और स्पर्म क्या होते हैं? एग और स्पर्म, हाँ जी, एग और स्पर्म क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं, राइट, हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं। चलिए 9, सिलेक्शन ऑफ डीएनए, राइट, क्या होगा इसमें? इट्स सेक्शन ऑफ डीएनए, जो कोड करता है किसी प्रोटीन को, उसको बोलते हैं जीन, राइट। सो ये हो गया हमारा क्रॉसवर्ड, एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर सॉल्विंग दिस क्रॉसवर्ड वेरी वेल, राइट। सो ये हमारा हो गया है। चलिए, सो नाउ विदाउट माइटोसिस ग्रोथ इज इम्पॉसिबल, टेल मी, हो सकती थी माइटोसिस ना हो ग्रोथ हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, तो फायदे क्या है माइटोसिस के? सो लेट्स बिगिन विद द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हियर। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, ग्रोथ। माइटोसिस के कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हमने पढ़ा था कि सिंगल सेल जाइगोट जो है वो डिवाइड होकर के मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उसके बाद फीटस बनाता है। Plants, they can grow from a tiny zygote to huge length due to mitosis only. Simple cell division है जिसके कारण ग्रोथ हो रहा है। प्रॉपर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ये बात मैंने क्यूब की एग्जांपल लेकर के बताई थी। क्यूब की एक एक साइड अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो डिक्रीज होता जाएगा। सरफेस एरिया उस हिसाब से उतना बड़ा नहीं हो पाएगा कि वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा कर सके, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन अंदर नहीं आ पाएगा। अगर एक सेल बहुत बड़ा हो गया तो उसके लिए विभाजित होकर 2 सेल्स में बंटना जरूरी हो जाता है ताकि प्रॉपर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बनी रहे। माइटोसिस के कारण ही वुंड्स का रिपेयर हो रहा है, ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं। हमारी स्किन में जो नीचे की तरफ लेयर है, राइट, स्किन की अलग अलग लेयर्स हैं, आप पढ़ेंगे। देयर इज एपिडर्मिस, वहां पे स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम है। सो जर्मिनेटाइवम लेयर जो है वहां से नए सेल्स बन बन के ऊपर के जो डेड एंड डैमेज सेल्स हैं वो लगातार रिप्लेस होते रहते हैं। कहीं जख्म हो गया, वूंड हो गया, वहां पे भी तो सेल्स में माइटोसिस के कारण ही वो रिपेयर होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें अगर तो माइटोसिस उनमें रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है, वहां पे सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन ही तो हो जाता है, ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस, चाहे आप एमीबा की बात कर ले, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ओके। रीजेनरेशन, जैसे प्लेनेरिया भी बताया था मैंने आपको एग्जांपल, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स में हमने पढ़ा है। प्लेनेरिया में आप शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए तो हर टुकड़े से नया प्लेनेरिया बन जाता है। स्टारफिश में हमने देखा एक्सीलेंट पावर ऑफ रीजेनरेशन, है ना। बहुत से एनिमल्स हैं जिनमें वेरी गुड पावर ऑफ रीजेनरेशन होती है, तो ये माइटोसिस के थ्रू ही तो संभव है।
सो माइटोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए, उसे एम्ब्रियो बनाने के लिए, एम्ब्रियो को फीटस बनाने के लिए, राइट, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे नंबर इंक्रीज होता है, राइट, और क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए, राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। सो नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन टाइम. Which phase would have occurred before the phase shown in the image? ये कौन सी फेज है बताइए, कौन सी फेज है ये? दिस इज एनाफेज, राइट। चलिए, एनाफेज से पहले क्या आती है? पीमेट, M4, मेटाफेज, राइट। सो आंसर हो गया मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज से पहले क्या आता है? इट्स प्रोफेज, राइट। अगर बाद वाली पूछी जाती तो टीलोफेज। वेरी गुड प्रियंका, भाव्या, आरुषि, वेरी नाइस। चलिए, तो ये हमारा आंसर मिल गया हमें। सो यहाँ पर ये अपस्टेज थी जहां पर सेपरेशन हो रहा था। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई माइटोसिस क्या होती है, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रोफेज क्या होता है। चलिए बताइए, माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है या फिर रिडक्शनल डिवीजन है? टेल मी फास्ट। इक्वेशनल और रिडक्शनल? टेल मी। राइट, इक्वेशनल डिवीजन है, राइट। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। चलिए, कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? सीक्वेंस में बताना है कौन कौन सी स्टेजेस आती है कैरियोकाइनेसिस में, जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है। या राइट, पीमेट, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, राइट। चलिए, अभी मैं पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे स्पाइरीन स्टेज कौन सी स्टेज को बोलते हैं? स्पाइरीन स्टेज प्रोफेज को, राइट। कौन सा प्रोफेज, अर्ली और लेट? अर्ली, राइट, अर्ली, राइट, गुड। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है? वहां पर बन जाता है होलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। किससे बनता है? क्रोमैटिन से बनता है ना। चलिए, अभी मुझे बताइए कि कॉन्ग्रेशन स्टेज किसको बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन स्टेज किसको बोलते हैं? यस, राइट, मेटाफेज स्टेज, जहां पर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, राइट। काइनेटोकोर के साथ अटैच होने के बाद इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेशन स्टेज, ठीक है। चलिए, कितनी मेटाफेज प्लेट जो है यहाँ पर बनती है? क्रोमोसोम्स कितनी प्लेट पर अरेंज होते हैं? कितनी मेटाफेज प्लेट बनती है? 1 और 2? टेल मी, कितनी बनती हैं? या कितनी मेटाफेज प्लेट्स बनती हैं? टेल मी गाइस। राइट, 1 बनती हैं, ठीक है। चलिए, अभी मुझे बताइए अप स्टेज किसको बोलते हैं? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है? हाँ जी, बताइए, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ पर होती है? अप स्टेज किसको बोलते हैं? राइट, एनाफेज को बोलते हैं। अच्छा, टीलोफेज में जो इवेंट्स होते हैं तो वो प्रोफेज के जस्ट ऑपोजिट है या नहीं है? है ना, जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर हो जाता है, राइट। ऐसे ही जो है वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका जो है वो फिर से रीअपियर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया हमारा इंट्रोडक्शन, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज में, टीलोफेज में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो है अब मियोसिस क्या होती है। जैसे माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, राइट, वैसे ही मियोसिस जो होती है उसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन,
ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। ओके, चलिए माइटोसिस में क्या क्या हुआ एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। माइटोसिस याद करके देखिए। अच्छा, माइटोसिस जो हमने पढ़ा है जरा याद कीजिए एक बार। माइटोसिस में डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड, राइट? ये लिखा है ना, डीएनए कंटेंट अगर हम बिफोर एस फेज देखें, राइट, यानी जीवन फेज में, सो डीएनए कंटेंट सी था और आफ्टर एस फेज 2C डबल, सी कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हैं हम। सो डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड, लेकिन याद कीजिए क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर को डिस्टर्ब नहीं करता है। सो लिखा है जी, डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ये बात याद रखना। और अगर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और हम चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया जब हो रही है, गैमेट्स जब बन रहे हैं, तब भी माइटोसिस ही हो, सोचना जरा दिमाग से, तो क्रोमोसोम नंबर में गड़बड़ हो जाएगी फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो, है ना? तो यानी क्रोमोसोम नंबर जो है उनको हाफ करना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। समझेंगे अभी हम इस चीज को डिटेल में। फिलहाल इतनी बात याद रखिए कि माइटोसिस में डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि भाई क्या होता है। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में भी क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है। हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पर बर्डिंग होगी या फिर रीजनरेशन होगी प्लानेरियम में, तो भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स देखिए, उनके ऑफस्प्रिंग्स देखिए, कैट, ह्यूमन, काउ। ठीक है, तो अभी डिफरेंस क्या है इनके ऑफस्प्रिंग में और इनके ऑफस्प्रिंग में? क्या डिफरेंस है? ये एग्जैक्टली सेम है, राइट, क्लोन्स हैं ये, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। इनके अंदर क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। एम आई राइट? इनके जो होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो माइटोसिस होती है, राइट। तो यहाँ पर तो क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि और बाकी के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी तो वहां पर वेरिएशंस आ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, मियोसिस हो रही थी, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। तो जितने भी एनिमल सेल्स हैं, फंगाई हैं, या फिर आप कह लो कि एल्गे, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है माइटोसिस। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है जहां पर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरफेज, फिर हमारा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर वही टीलोफेज आ जाता है। ठीक है, और जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें क्या होता है, पहले गैमीट फॉर्मेशन होता है ना। अब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो भाई क्रोमोसोम नंबर तो आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है भाई? अगर आधा नहीं हुआ, मान लो एग सेल में 23 ना होकर के 46 हो गए, स्पर्म में 23 ना होकर के 46 हो गए, तो जाइगोट में कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। हाँ जी, जाइगोट में कितने हो जाएंगे, 92। फिर अगली बार और ज्यादा हो जाएंगे भाई, यहाँ तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हो जाएगी, क्रोमोसोम सारा जो है स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मियोसिस होती है, ताकि अगली जनरेशन में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहे, यहाँ पर भी 46 ही रहे। इसीलिए गैमीट्स के अंदर 23 और 23 होते हैं, राइट। समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी, ठीक है। तो ये गैमीट्स बनते कैसे हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा होना है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है, तो यहाँ पर जो है जो डिवीजन होती है उसे हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस मतलब मियोस, मियोस मतलब लेसन, यानी कि आधा कर देना, रिड्यूस टू हाफ, राइट, रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। हाफ नहीं होगा तो बढ़ता चला जाएगा, 92, 184, 368, 736, 1472, एक टाइम आएगा सारा खेल खत्म।
ठीक है, मतलब सब चीज खराब हो जाएगी यहाँ पर। सो दैट इज नॉट व्हाट हैपन ऑल थैंक्स टू मियोसिस, कि भाई ये सभी जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई मियोसिस है क्या? क्या है मियोसिस? मियोसिस एक डिवीजन है। किसकी डिवीजन है? सेल की डिवीजन है, जहां पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। राइट, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। अब यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो आप मियोसिस में इस PMAT को 2 बार मान लीजिए कि भाई ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस 2 बार रिपीट होंगे। मियोसिस 1 में भी होगा, मियोसिस 2 में भी होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए कि 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमंस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसलिए हमने हर बार 46 लिखा है। सभी स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होता। अगर आप हॉर्स की बात करें, डॉग की, कैट की, रैट की, किसी प्लांट की, तो क्रोमोसोम नंबर अलग होता जाएगा। राइट, ये हर स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक है। सो ह्यूमंस में 2n is equal to 46, राइट। पहली बार जब इसमें PMAT यानी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस 1, मियोसिस 1 जब हुआ है, सो हमारे पास 23 यानी यहां पे रिडक्शन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम नंबर आधे आधे बट गए, है ना, 23। अब उसके बाद देखो PMAT जब 2 बार हुआ है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, सेकेंड टाइम जब हुआ है, तो इस एक सेल से भी 2 डॉटर सेल बने हैं, यानी ये एक तरह का माइटोसिस हो रहा है, 2 डॉटर सेल बन गए। और यहां पे भी इस वाले सेल से भी 2 डॉटर सेल हैं, तो 23, यानी टोटल इस ओरिजिनल सेल से 4 डॉटर सेल्स बने। राइट, ये ध्यान रखने वाली बात है। आप माइटोसिस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई माइटोसिस में तो हमने देखा था एक ही बार हुआ है और 2 डॉटर सेल बने, यहां पे 4 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मियोसिस जो है वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसकी 2 सब स्टेजेस हैं। ये हमने देखा, पहला मियोसिस 1, ये होगा मियोसिस 2। राइट, इज इट क्लियर टू यू? सो जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस हमने पढ़े हैं, अब वो मियोसिस नाम वाली इस प्रक्रिया में दोहराए जाएंगे, 2 बार होंगे। क्यों होंगे 2 बार, ये समझना भी जरूरी है। पहले क्या क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं और फिर क्या क्रोमेटिड्स अलग हो रही हैं? क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, सब चीजें दिमाग में ले आइए, सब अभी यहां पे रिपीट होंगी। चलो, अब आप कॉपी पेन उठा लीजिए। अभी भी आपने कई चीजें नोट करी होंगी, अब जो बोलने जा रहा हूं ये तो जरूर नोट करना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस को डिटेल में। एक ब्लॉक बना के उसमें मियोसिस लिख लीजिए, उसके नीचे 2 ब्लॉक्स बनाइए, एक में मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। यानी मियोसिस इंक्लूड्स 2 सब स्टेजेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 की फर्दर सब स्टेजेस क्या हैं? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। सबके आगे 1 लगाना है क्योंकि ये मियोसिस 1 की सब स्टेजेस हैं, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। इसी प्रकार मियोसिस 2 के नीचे भी आप लिखेंगे प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टीलोफेस 2। नाम वही है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, यहां पे 2 लग जाएगा आगे और उधर 1। क्लियर जी? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मियोसिस 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मियोसिस 1 जिसकी अलग अलग सब स्टेजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 में सबसे पहले आ गया जी प्रोफेस 1। ठीक है, पहला क्या आ गया? प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 के बाद आएगा कौन सा स्टेज? प्रोफेस के बाद क्या है? मेटाफेस 1, राइट, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। तो पहले इस प्रोफेस 1 को डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझते हैं। अब आप देखिए कितने सारे और नए टेक्निकल नाम आपके सामने दिए हुए हैं। प्रोफेस 1 की फर्दर सब स्टेजेस हैं, मैं इनको बोलने जा रहा हूं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अब बताता हूं मैं आपको वो तरीका कि याद कैसे रखेंगे। इधर देखिए, ये सेंटेंस याद रखेंगे आप। क्या सेंटेंस है? लेट ज़ेब्रा प्ले ड्यूरिंग डे। लिखिए सेंटेंस, लिख के याद होंगी चीजें। सो लिखिए जल्दी से, लेट ज़ेब्रा प्ले ड्यूरिंग डे। ज़ेब्रा को दिन के समय खेलने दो, है ना, हिंदी में ये कह दिया। सो जब लेट हमने कहा मतलब एल लिप्टोटीन, ज़ेब्रा जेड जाइगोटीन, प्ले पी ले लेंगे यहां से अल्फाबेट, पैकीटीन, डिप्लोटीन का डी ले लेंगे,
तो ड्यूरिंग वर्ड का डी लिया तो डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस से ये। चलो हिंदी में भी बता देता हूँ एक सिंपल सा, जो जब मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ता था, जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था, याद आ गई मुझे वो चीज भी, आज तक याद है। देखो उन्होंने हमें बताया था, हिंदी में याद रखना, लता जा पानी दे दे। आई विल रिपीट, लता, मान लो किसी का नाम है लता, लता जा पानी दे दे। अब यहां पे देखिए जरा, अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो आप मियोसिस में इस So here we had discussed about the meiosis कि भाई meiosis जो होती है इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इसमें? मियोसिस में जो है 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। मियोसिस 1 में फिर क्या होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। फिर प्रोफेज 1 में फिर 5 स्टेजेस होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोफेज 1 है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अब प्रोफेज 1 जो मतलब जो मियोसिस 1 है, यहीं पर है जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मियोसिस 2 है उसे तो हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, राइट। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जो जो चीजें माइटोसिस में हो रही थी, ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ पर वही होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट सेम है टू माइटोसिस, ठीक है। और इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि यहाँ पर भी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल्स बने, राइट। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है, उसमें मियोसिस 1 होती है, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी कि डायड बन जाता है। इसके बाद इनके अंदर जो है डिवीजन होती है, मियोसिस 2 होती है, और कितनी डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं यहाँ पर? 4 डॉटर सेल्स जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। पेरेंट सेल मान लीजिए डिप्लॉइड था, तो ये डॉटर सेल्स जो है वो क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। हैप्लॉइड होंगी तो यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो चुका है, और एक्चुअली वो हाफ हो यही गया था मियोसिस 1 के एंड में ही। तो ये वाली जो डिवीजन है, ये जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, और ये जो डिवीजन है ये एक्चुअली जो मियोसिस 2 है वो इक्वेशनल डिवीजन है। सो एम आई क्लियर अप टू हियर? यस, सभी को समझ में आ गया माइटोसिस क्या है? एक थोड़ा सा हिंट आपको जो है मियोसिस का दे दिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप मियोसिस अच्छे से करेंगे ही, ठीक है। हाँ जी, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। माइटोसिस में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बेटा, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन माइटोसिस? ओके अंशुल, यस, निमेश, वैभव, नोएल, पल्लवी, प्रशांत, प्रियंका, प्रियांशु, राघव, रवीना, शौर्य, श्रुति, सुमुल, वैभव, वर्षा, विद्या। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। तो अभी अगर आपका कोई डाउट है तो आप ले सकते हैं। हमारी तरफ से जो है माइटोसिस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए, जब तक मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। चलिए, मान लीजिए मेरे पास जो है 1200 पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। 1200 पॉलन ग्रेन्स हैं, तो मुझे बताइए कि पॉलन मदर सेल कितनी होंगी? जल्दी बताइए। नो 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 नो, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं, राइट चैताली, नाइस है, राइट। ये क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं, राइट। तो अभी पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होगी तभी तो जाकर के बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, राइट। तो अगर ये 1200 है तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। 1 से बनेंगे 4, तो अगर 4 में 1 है तो 1200 में कितने हो जाएंगे? 1200 डिवाइडेड बाय 4, इट्स इक्वल्स टू 300। एम आई क्लियर? यस, समझ आ गया सभी को? हाँ जी, ओके।
Thank you all. Thank you for listening carefully. Nice to meet you. Bye. Thanks a lot. Good evening. Thank you, Raghav. Bye.